हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों को याद है हम लोग क्या कर रहे थे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुंदर सा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था बेटा, पॉलीमर, बोले तो बहुलक। और बेटा इस चैप्टर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रबर। क्या है बेटा? रबर। रबर। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लेक्चर में बहुत शानदार मजा आने वाला भैया आपको। बिल्कुल आपको पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर रखना है, अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखिए आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रबर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर रबर, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर रबर क्या होता है। अबे मूर्ख इंसानो, अब ये बात भी मैं बताऊंगा क्या तुम्हें, रबर क्या होता है? जिसे सर हम मिटाते हैं वही तो रबर होता है। बिल्कुल वही रबर है, समझ गए ना। लेकिन फिर भी कोई सरफिरा आदमी आपसे कोई पूछ ले कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो रबर की डेफिनेशन बताओ, मुझे तो रबर की परिभाषा बताओ, तो आप रबर को किस प्रकार से परिभाषित करोगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं बेटा, रबर भी क्या है? एक पॉलीमर है। अरे रबर भी क्या बेटा? एक पॉलीमर है जिसको यदि आप खींचोगे या कंप्रेस करोगे और यदि फोर्स हटा लोगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। भाई नॉर्मल सी बात है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ बेटा, रबर किसे कहते हैं? वे बहुलक। रबर वे बहुलक होते हैं जिन्हें खींचने पर या कंप्रेस करने पर जो अपनी प्रारंभिक आकृति, लंबाई, ठीक है ना बेटा, संरचना प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? रबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? रबर कहलाते हैं। यानी आप तो सिर्फ दिमाग में एक छोटी सी बात सेट कर लो कि बेटा रबर क्या है। जो रबर है ना बेटा, वो एक प्रकार का क्या है बेटा? बहुलक है। रबर क्या बेटा? एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक है जिसे खींचने पर या सिकुड़ने पर जो अपनी प्रारंभिक आकृति, ठीक है ना बेटा, या आकार जो भी बोल दो आप, आकृति, आकार एवं लंबाई ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कर लेता है। क्या कहलाता है बेटा? रबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रबर कहलाता है। अरे बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ दिमाग में इतनी सी बात सेट कर लो कि जो रबर है ना, वो एक प्रकार का बहुलक है। रबर क्या है बेटा? पॉलीमर है। अरे यस कि नो? और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं बेटा कि ये जो रबर है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये जो रबर है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा नेचुरल रबर। अरे समझ गए क्या? बोले तो प्राकृतिक रबर। क्या होता है भाई? प्राकृतिक रबर। अरे कोई दिक्कत है क्या? और दूसरा होता है बेटा सिंथेटिक रबर। अबे क्या होता है सिंथेटिक रबर? बोले तो संश्लेषित रबर। अरे यस कि नो?
अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बताओ अपना रबर क्या होता है, और रबर क्या होता है? तो आपको सिर्फ इतना सा जवाब देना है कि सर रबर है वो एक पॉलीमर है। रबर क्या है? पॉलीमर है। रबर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। एक तो होता है प्राकृतिक रबर और एक होता है संश्लेषित रबर। अगर आपसे कोई पूछे भी प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं, तो वही बात, ऐसे रबर है जो प्लांट, ऐसे रबर है जो प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्राकृतिक रबर कहलाते हैं। यानी वे रबर जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रबर कहलाते हैं। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे संश्लेषित रबर क्या होते हैं, वे रबर जिन्हें मनुष्य स्वयं कहाँ बनाता है बेटा? प्रयोगशाला में बनाता, लेबोरेटरी में बनाता है। क्या कहलाते हैं बेटा? संश्लेषित रबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? संश्लेषित रबर कहलाते हैं। तो बताओ बेटा प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं? अरे बोलो प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं? वे रबर जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रबर कहलाते हैं। संश्लेषित रबर किसे कहते हैं? वे रबर जिन्हें मनुष्य प्रयोगशाला में तैयार करता है, उन्हें संश्लेषित रबर कहते हैं। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेटा सुनना ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? नेचुरल रबर। क्या पढ़ेंगे भाई? नेचुरल रबर। ठीक, नेचुरल रबर बोले तो सबसे पहले बेटा हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक रबर। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक रबर। तो सुनना बेटा, तो देखिए सबसे पहले कि सर आपने हमें यह बताया कि रबर क्या है, तो रबर तो क्या बेटा? बहुलक ही है। रबर तो क्या बेटा? बहुलक ही है। रबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर। अरे यस कि नो? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये प्राकृतिक रबर क्या है, ठीक है ना, और इस प्राकृतिक रबर को प्राप्त कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा प्राकृतिक रबर को आप प्राप्त कैसे करोगे। यानी प्राकृतिक रबर को, ठीक है ना, प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि, क्या प्राकृतिक रबर को, नेचुरल पॉलीमर को प्राप्त कैसे करोगे? तो सुनना बेटा, प्राकृतिक रबर को आप कैसे प्राप्त करोगे? तो सुनना बेटा, देखिए बेटा कुछ एक रबर के पेड़ होते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ एक बेटा रबर के पेड़ होते हैं। जैसे रबर के पेड़, एक होता है हेविया, अरे अजीब सा नाम है, ब्रेसिलियंसिस, हेविया ब्रेसिलियंसिस। ये क्या है बेटा? रबर का पेड़ है। एक होता गाटा पार्चा, ये भी क्या बेटा? रबर के पेड़ है। तो मैंने क्या बताया कि देखिए बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप प्राकृतिक रबर को कैसे प्राप्त करोगे, तो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ रबर के पेड़ होते हैं जैसे हेविया ब्रेसिलियंसिस, गाटा पर्चा। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो हेविया ब्रेसिलियंसिस है, ये जो अफ्रीका नहीं है क्या, उसमें अमेजन घाटी है, वहां पर आपको ये पेड़ देखने को मिलते हैं। हालांकि अपने को जनरल नॉलेज में नहीं जाना है, मैं तो एक बार आपको ये बताऊंगा कि प्राकृतिक रबर को प्राप्त कैसे करते हैं, कि हम प्राकृतिक रबर को कैसे बनाएं, प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ एक रबर के पेड़ होते हैं। कौन कौन से भाई? हेविया ब्रेसिलियंसिस और दूसरा क्या होता है? गाटा पर्चा। ये रबर के पेड़ होते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये जो रबर के पेड़ होते हैं ना, इनके तनों में एक विशेष प्रकार का चीरा लगाते हैं। एक विशेष प्रकार का क्या लगाते हैं बेटा?
चीरा लगाते हैं, एक विशेष प्रकार का चीरा लगाते हैं। जब रबड़ के पेड़ के तनों में विशेष प्रकार का चीरा लगाया जाता है तो बेटा दूध जैसा गाढ़ा, दूध जैसा, और ये सर हाँ दूध जैसा गाढ़ा द्रव यानी लिक्विड प्राप्त होता है। और ये जो दूध जैसा गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं लेटेक्स या क्षीर। क्षीर, इसीलिए मैं कहता हूं कि रबड़ मांगोगे तो क्षीर देंगे, आगे उसे क्षीर से रबड़ बना लेना भाई। अब हर बात में थोड़ी ना ट्विस्ट मिलेगा तुम्हें, तो याद कर लो, रबड़ मांगोगे तो क्षीर देंगे, आगे उसे क्षीर से रबड़ बना लेंगे भाई। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, सबसे पहले जो रबड़ के पेड़ होते हैं जैसे हेविया ब्रेसिलियंसिस हो गया, गट्टा पर्चा हो गया, इनके तनों में एक विशेष प्रकार का चीरा लगाया जाता है। जब इनके तनों में आप विशेष प्रकार का चीरा लगाते हो तो आपको दूध जैसा गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है जिसको लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। इस लेटेक्स या क्षीर की सहायता से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करते हैं। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, सुनना, इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में ये जो लेटेक्स या आप इसको क्या बोलोगे क्षीर, ये जो लेटेक्स या जो क्षीर है इसका एसिटिक अमल के द्वारा, किसके द्वारा? एसिटिक अमल के द्वारा, एसिटिक अमल के द्वारा स्कंदन किया जाता है। क्या किया जाता है? स्कंदन किया जाता है। और स्कंदन करने से लास्ट में आपको क्या मिल जाता है बेटा? नेचुरल रबड़। क्या मिल जाता है? नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ मिल जाता है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो नॉर्मल सी जनरल नॉलेज की बात है जो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि भाई अगर आपसे कोई पूछे अरे प्राकृतिक रबड़ कैसे प्राप्त करते हैं, रबड़ के जो पेड़ होते हैं ना उनके तनों में विशेष प्रकार का चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने से होता क्या है? दूध जैसा गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। और वो जो दूध जैसा गाढ़ा द्रव होता है ना उसको क्या कहते हैं बेटा? लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। और इस लेटेक्स या क्षीर में एसिटिक अम्ल मिलाकर क्या करते हैं? स्कंदन किया जाता है। और जिसके फलस्वरूप लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं बेटा कि ये जो प्राकृतिक रबड़ अपने को मिलेगा, इसके अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है ना, इसके गुण की बात करूं, यानी जो नेचुरल रबड़ आपको मिलेगा, जो नेचुरल रबड़ आपको मिलेगा, इस नेचुरल रबड़ के गुण या प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। तो सुनना बेटा, ये एक बार मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं भाई, समझ गए ना? तो पहला गुण तो बेटा ये है कि ये जो प्राकृतिक रबड़ आपको मिलेगा ना, इस प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। तो प्राकृतिक रबड़ की पहला गुण तो क्या है बेटा? कि जो प्रत्यास्थता है वो बहुत कम होती है, ठीक है बेटा। दूसरी बात ये बेटा कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो कैसा होता है बेटा? मुलायम होता है। और तीसरी बात बेटा ये है कि जो प्राकृतिक रबड़ है ना, इसकी तनन सामर्थ्य भी कम होती है, कम होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं बेटा, प्राकृतिक रबड़ को क्रैप रबड़ भी कहते हैं। क्रैप अब ये क्रैप रबड़ भी कहते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको ये बताया है कि भाई जो रबड़ है ना वो क्या है। तो आप तो दिमाग में सेट कर लो बेटा कि जो रबड़ है ना वो एक प्रकार का बहुलक है। रबड़ को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राकृतिक रबड़ और एक संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक रबड़ वो होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रबड़ वो होते हैं जिन्हें मनुष्य खुद प्रयोगशाला में तैयार
करता है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक रबर के बारे में, कि भाई प्राकृतिक रबर को प्राप्त कैसे करते हैं, प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि। तो क्या होता है, प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने के लिए जो रबर के पेड़ होते हैं उनके तनों में विशेष प्रकार का चीरा लगाया जाता है, जिससे आपको दूध जैसा गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, जिसको लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। इस लेटेक्स या क्षीर का एसिटिक अमल के द्वारा जब स्कंदन किया जाता है तो अंत में आपको प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। और ये जो प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है इसकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है, ये मुलायम होता है और इसकी तनन सामर्थ्य भी कम होती है। इसको क्रेप रबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बेटा मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है, जनरल नॉलेज के लिए इतनी बात तो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब हम दोबारा और शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक रबर। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप 10 गिनो, मैं इसको साफ कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिट जा भाई। तो देखा भाई जादू, अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा, अब हम एक शानदार तरीके से नेचुरल रबर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। कंपटीशन है, एग्जाम लेवल से हम नेचुरल रबर को पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने कौन सा रबर स्टार्ट किया बेटा? नेचुरल रबर। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? प्राकृतिक रबर, ठीक। तो सबसे पहले एक बात तो शायद आपको पता ही होगा, चाहे प्राकृतिक रबर हो चाहे संश्लेषित रबर हो, जन्मजात है तो रबर ही। अगर रबर है इसका मतलब ये क्या है बेटा? पॉलीमर है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये बहुलक है। और बहुलक बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो कौन है बेटा? एकलक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक रबर का एकलक कौन है, ये प्राकृतिक रबर का मोनोमर कौन है। तो सुनना बेटा, देखिए बेटा, प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर है वो है बेटा आइसोप्रीन। क्या बेटा? आइसोप्रीन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये आइसोप्रीन क्या है? तो बेटा आइसोप्रीन हम बोलते हैं 2 मेथिल, क्या भाई? 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन को बेटा हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताई कि प्राकृतिक रबर क्या है बेटा? एक बहुलक है। और बहुलक के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसका एकलक या मोनोमर। और प्राकृतिक रबर का जो एकलक होता है ना बेटा, या जो प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई होती है वो कौन है बेटा? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन हम किसको बोलते हैं? 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन को। और एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो, दुनिया में चाहे कैसा भी रबर हो, अधिकांश रबर के एकलक में, अधिकांश रबर के एकलक में इतनी इकाई तो आपको जरूर देखने को मिलेगी, 1,3 ब्यूटाडाइईन। 1,3 ब्यूटाडाइईन। यानी दुनिया का चाहे प्राकृतिक रबर हो चाहे संश्लेषित रबर हो, अधिकांश रबर के एकलक में आपको 1,3 ब्यूटाडाइईन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको 1,3 ब्यूटाडाइईन लिखना बता देता हूं। देखिए बेटा, इसमें जो सबसे पहला शब्द आ रहा है ब्यूटा। ब्यूटा का मतलब मैं आपको बता देता हूं बेटा। ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन प्लस 2 डबल बॉन्ड। 4 कार्बन प्लस 2 डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 और 2 डबल बॉन्ड। एक तो 1 नंबर पे, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। एक तो 1 नंबर पे और एक 3 नंबर पर। इसको बेटा हम बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइईन। संयोजकता कंप्लीट कर दो भाई। यहां पर कार्बन की 2 संयोजकता कंप्लीट हो चुकी है तो 2 एच आएंगे। यहां पर कितना एच आएगा अभी? 1 एच आएगा। यहां पर 1 एच आएगा और यहां पर कितने एच आएंगे? 2 एच आएंगे।
तो बेटा ये 1,3 ब्यूटाडाइईन है ना, इसको तो आप मुंह जुबानी याद ही कर लो। ये जो 1,3 ब्यूटाडाइईन है ना बेटा, इसको तो आप मुंह जुबानी याद ही कर लो, क्योंकि मैंने क्या बताया, अधिकांश रबड़ के एकलक में आपको 1,3 ब्यूटाडाइईन ये वर्ड तो देखने को 100% मिलेगा। जैसे मैंने क्या बताया कि भाई प्राकृतिक रबड़ का जो एकलक है वो क्या होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो सबसे पहले तो बेटा आप क्या बनाओगे, 1,3 ब्यूटाडाइईन। क्या बनाओगे भाई, 1,3 ब्यूटाडाइईन। कैसे, 1 2 3 और 4, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पर 1 2 3 4। ये तो हो गया 1,3, ध्यान से सुन लो, 1,3 ब्यूटाडाइईन। अरे कोई दिक्कत है क्या? और 2 पर क्या है, मेथिल है, तो 2 पे क्या लगा देता हूं मैं, CH3। अब संयोजकता कंप्लीट कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन पर H नहीं आएगा भाई, और CH2। ये क्या बेटा, आइसोप्रीन का संरचना सूत्र है। ये बेटा आप डायरेक्ट याद कर लेना, कई बार तो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक रबड़ के एकलक का संरचना सूत्र बताइए। प्राकृतिक रबड़ के एकलक का संरचना सूत्र बताइए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, प्राकृतिक रबड़ का एकलक कौन होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आप किसको बोलते हो, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन को। और उसका संरचना सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये आपको मुंह जुबानी याद कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा प्राकृतिक रबड़ का एकलक। दूसरा पॉइंट है बेटा कि प्राकृतिक रबड़ को आप बनाओगे कैसे, ठीक है ना। यानी प्राकृतिक रबड़ का क्या भाई, प्राकृतिक रबड़ का विरचन, प्राकृतिक रबड़ का विरचन। तो देखिए भाई, प्राकृतिक रबड़ को आप बनाओगे कैसे, तो सुनना बेटा, प्राकृतिक रबड़ को आप कैसे बनाओगे। इंग्लिश में लिख दूं भाई मैं, फॉर्मेशन, क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, या पॉलीमर भी सही है, या आप चाहो तो क्या लिख दो, रबड़, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ का विरचन, कि प्राकृतिक रबड़ को आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले तो बेटा एक बात बताओ, प्राकृतिक रबड़ क्या है, बहुलक ही है। और बहुलक बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, एकलक। तो बताओ, प्राकृतिक रबड़ का विरचन करने के लिए, प्राकृतिक रबड़ का विरचन करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम में लोगे, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आप कैसे बनाओगे भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन है बेटा, आइसोप्रीन। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे आइसोप्रीन का IUPAC नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो बताओ बेटा, प्राकृतिक रबड़ का विरचन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, आइसोप्रीन काम में लेना पड़ेगा। बताओ, आइसोप्रीन का एक ही अणु काम में लूं, या आइसोप्रीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे अणु काम में आएंगे, बहुत सारे अणु काम में आएंगे। तो मैं क्या लगा देता हूं बेटा, इसकी N यूनिट। कोई दिक्कत है क्या, आइसोप्रीन के जब मैं N अणु लेकर क्या करूंगा बेटा, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन बोले तो बहुलीकरण। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ऐसे एकलक जिनमें डबल बॉन्ड हो उनका बहुलीकरण मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा होता है। यानी इसका जो पॉलीमराइजेशन होगा वो कौन सा होगा बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा।
अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो प्राकृतिक रबर का विवेचन करने के लिए आइसोप्रीन के एन अणु लोगे। आइसोप्रीन के एन अणु लेकर जब आप उनके मध्य क्या करवाओगे? बहुलीकरण, तो आपको आइसोप्रीन से क्या मिलेगा बेटा? पॉलीआइसोप्रीन। ध्यान से सुनना, आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? पॉलीआइसोप्रीन। उसको एक बार आप प्राकृतिक रबर में तो बोलना, सुनना भी ध्यान से। हाँ, वो बनाओगे कैसे? वो बनाओगे कैसे? तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऐसे मोनोमर जिनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, उनका बहुलीकरण कैसे करवाते हैं? याद है क्या? पाई बॉन्ड तोड़ो, आधा बंद आजू, आधा बंद बाजू। वही पाई बंद तोड़ो, आधा बंद आजूर, आधा बंद बाजू। तो बताओ बेटा क्या आएगा? आधा बॉन्ड या वैलेंसी खाली रह जाएगी। क्या भैया? CH2 ही है, देख लो CH2, बाद में सिंगल बॉन्ड CH, बाद में यहां पे क्या जगह? डबल बॉन्ड C, और यहां पे क्या नीचे? CH3, और आगे क्या हो जाएगा? CH2, और बड़ा ब्रैकेट लगा के आप क्या लिख दोगे बेटा? N। तो ये क्या था बेटा? आइसोप्रीन। इसको आप बोलोगे पॉली आइसोप्रीन। एक बार पॉली आइसोप्रीन को हम प्राकृतिक रबर नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनने ना भाई। ये क्या गया बेटा? पॉली आइसोप्रीन। क्या बन गया बेटा? ये पॉली आइसोप्रीन। पहले मुझे बताओ, आपको आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन बनाना तो आ गया ना? अरे बेटा, वास्तव में देखा जाए तो मैंने मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण ही किया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बंध का समास विखंडन कर रहा हूँ। जो पाई बॉन्ड है ना, उसका समास विखंडन किया मैंने, ठीक है ना? TTM। और समझ गए क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये आइसोप्रीन से क्या बन गया बेटा? पॉली आइसोप्रीन। अब सुनना, हो सकता है कि अब मैं जो बात बताऊं आपकी थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन जब मैं आइसोमेरिज्म समावयवता वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा तब आपके 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पॉली आइसोप्रीन बना है ना बेटा, इसमें दो खास बात है। ये जो पॉली आइसोप्रीन बना है ना बेटा, इसमें दो खास बात है। पहली खास बात तो यह है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है। पहली खास बात तो क्या बेटा इसमें? कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है। यानी पहली खास बात तो यह है कि पॉली आइसोप्रीन में प्रतिबंधित, क्या भाई? प्रतिबंधित घूर्णन उपस्थित है। बेटा आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सारे जो मैं वर्ड लिख रहा हूं, जब मैं आपको समावयवता वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं समझिए एक बार आप, कि मैंने ये जो पॉली आइसोप्रीन बनाया है ना, इस पॉली आइसोप्रीन में दो खास बात है। पहली खास बात तो ये है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित है, और अर्थात पॉली आइसोप्रीन में प्रतिबंधित घूर्णन उपस्थित है। प्रतिबंधित घूर्णन उपस्थित है। दूसरी बात, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, एक तो ये है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और एक ये है डबल बॉन्ड वाला कार्बन। ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, बताओ इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है? H, और एक क्या जुड़ा है? CH2। इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है? CH2, और एक क्या जुड़ा है? CH3। तो पहली खास बात तो ये है, ये जो पॉली आइसोप्रीन है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है, और अर्थात प्रतिबंधित घूर्णन उपस्थित है। और दूसरी खास बात यह है कि द्विबंधित कार्बन से जुड़े समूह आपस में भिन्न भिन्न हैं। तो सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, मैंने जो पॉली आइसोप्रीन बनाया है इसमें दो खास बात है। पहली खास बात, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है। दूसरी खास बात, द्विबंधित वाले कार्बन से जुड़े समूह आपस में अलग अलग हैं। अगर कोई भी कंपाउंड इन दो शर्तों को फॉलो करता है
अगर कोई भी यौगिक इन दो शर्तों की पालना करता है, कोई भी एल्किन इन दो शर्तों की पालना करती है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो और द्विबंधित कार्बन से जुड़े समूह अलग अलग हो, तो बेटा वो कंपाउंड ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। देखिए, अगर ज्यामितीय समावयवता में यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पर मैंने अपना एक लेक्चर डाल रखा है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं शॉर्टकट में जीआई से लिखता हूं। तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट ऐसे ट्राई कर सकते हो कि जीआई बाई खान सर, ठीक है ना, कि जीआई बाई खान सर, तो आपको ज्यामितीय समावयवता के ऊपर पूरा लेक्चर मिल जाएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं बात बोल रहा हूं उसको सुनो आप, कि आइसोप्रीन के एन अणु लेकर आपने क्या बना लिया? पॉलीआइसोप्रीन बना लिया। अभी जो पॉलीआइसोप्रीन बना है इसमें दो खास बात है, एक तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है, और दूसरी खास बात द्विबंधित वाले कार्बन से जुड़े समूह आपस में अलग अलग हैं। अगर कोई भी एल्किन दो शर्तों की पालना करती है तो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है, और अगर कोई एल्किन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है, अगर कोई एल्किन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है तो उसके त्रिविम में दो विन्यास प्राप्त होते हैं। एक तो उसका समकक्ष रूप, सिस फॉर्म, और एक उसका विपक्ष रूप ट्रांसफॉर्म। एक तो समकक्ष रूप यानी सिस रूप और एक ट्रांस रूप। लेकिन अगर कोई कंपाउंड ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा तो ही उसके त्रिविम में दो रूप प्राप्त होते हैं, एक तो उसका समकक्ष रूप और एक उसका विपक्ष रूप। समकक्ष रूप का मतलब है जब समान समूह है, समान दिशा में जुड़े हों, ठीक है ना, सेम ग्रुप सेम साइड, जब समान समूह है, समान दिशा में जुड़े हों तो वो उस कंपाउंड का समकक्ष रूप होता है। और जब समान समूह है विपरीत दिशा में जुड़े हों, यानी ऐसे बोल सकता हूं, जब सेम ग्रुप और अपोजिट साइड जुड़े हों तो वो क्या होता है बेटा? उसका विपक्ष रूप होता है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या पॉलीआइसोप्रीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा? यस, पॉलीआइसोप्रीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है और द्विबंधित कार्बन से जुड़े समूह आपस में अलग अलग हैं, तो पॉलीआइसोप्रीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। अगर पॉलीआइसोप्रीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा तो त्रिविम में इसके दो रूप प्राप्त होंगे, एक तो पॉलीआइसोप्रीन का समकक्ष रूप और एक पॉलीआइसोप्रीन का विपक्ष रूप। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं पॉलीआइसोप्रीन का समकक्ष रूप। तो समकक्ष रूप कैसे बनाओगे? सुनना, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना लो। बना लिया। ये जो फर्स्ट कार्बन, इस पे एक H और एक क्या है? CH2। एक तो क्या है H और एक क्या है बेटा? CH2, ठीक। और ये जो सेकंड कार्बन है इस पर एक तो क्या है? CH3 और एक क्या है? CH2। तो ध्यान में रखना, अगर समकक्ष रूप बनाना है तो CH2 की तरफ आपको CH2 ही लिखना पड़ेगा, ऊपर चाहे आप क्या लिख सकते हो? CH3। तो बताओ बेटा, समान समूह है, समान दिशा में आगे, तो ये पॉलीआइसोप्रीन का क्या बन गया बेटा? समकक्ष रूप। क्या बन गया? समकक्ष रूप। अरे कोई दिक्कत है क्या? और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पॉलीआइसोप्रीन का जो समकक्ष रूप है उसे ही बेटा हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबर। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबर। ध्यान से सुनना, पॉलीआइसोप्रीन को प्राकृतिक रबर नहीं बोलते हैं,
पॉलीआइसोप्रीन का जो समकक्ष रूप होता है उसे प्राकृतिक रबड़ बोलते हैं। अब मैं बना रहा हूं इसका विपक्ष रूप। तो विपक्ष रूप कैसे बनाओगे? पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पर एक क्या है H और एक क्या है CH2। अगर आपको विपक्ष रूप बनाना है तो दूसरे कार्बन पे एक तो क्या CH2 एक क्या CH3। तो बताओ CH2 के अपोजिट क्या करना पड़ेगा आपको? CH2 और नीचे क्या कर दोगे? CH3। ये पॉलीआइसोप्रीन का क्या बन गया बेटा? विपक्ष रूप। और पॉलीआइसोप्रीन का जो विपक्ष रूप होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं गाटा पर्चा, जो रबर के पेड़ का नाम भी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बेटा की क्या बात समझ में? तो ध्यान से रखना बेटा, जब आइसोप्रीन का बहुलीकरण करते तो पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होता है। लेकिन जो पॉलीआइसोप्रीन है ये ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करता है, इसीलिए पॉलीआइसोप्रीन के त्रिविम में दो विन्यास प्राप्त होते हैं। एक तो पॉलीआइसोप्रीन का समकक्ष रूप जब समान समूह समान दिशा में जुड़े हैं, एक पॉलीआइसोप्रीन का विपक्ष रूप जब समान समूह विपरीत दिशा में जुड़े हैं। जो पॉलीआइसोप्रीन का समकक्ष रूप है वो प्राकृतिक रबड़ होता है और जो पॉलीआइसोप्रीन का विपक्ष रूप है वो गट्टा पर्चा होता है। तो बेटा ये मैंने आपको किसकी जानकारी दी है? प्राकृतिक रबड़ की जानकारी दी है। इससे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो प्राकृतिक रबड़ है उसमें प्रत्यास्थता का और तरण सामर्थ्य का गुण थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? सल्फर के साथ गर्म करते हैं। जब सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इसकी प्रत्यास्थता और तरण सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? लेकिन वो हम इससे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो शायद मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ये लेक्चर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक तीसरा पॉइंट मैं करवा देता हूँ, इसके अंदर छोटा सा ही है, वो है बेटा प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संगठन। प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन तो बहुत आसान है भाई। कार्बन कितने इसमें? 1 2 3 4 5 C5, हाइड्रोजन 2 3 2 5 और 3 8 C5H8 और N लगा दो। ठीक है बेटा। तो प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संगठन क्या हो जाएगा? C5H8N। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।